ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सलाम जयपुर में। और आज मेरे साथ आदित्य पटवर्धन है, जिन्होंने की शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है इंडिया से बाहर जाकर, और बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स बनाई है। आदित्य, आपसे जानना चाहूँगा, मदर टंग में कोई भी काम करना बहुत ईजी होता है। अगर आप बोलने की बात करें तो बोलना भी बहुत ईजी है और फिल्म बनाना भी बहुत ईजी है। तो आपने मदर टंग को छोड़कर और लैंग्वेजेस में फिल्म बनाई है, तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा फील हुआ, क्या क्या डिफिकल्टीज आई आपको, वो जानना चाहूँगा। बड़ा मज़ेदार सवाल है। इनिशियली लॉस एंजलिस में पहले 1 साल मदर टंग की इतनी याद आती थी कि कई बार लगता था भाषा को सुनना मिस कर रहा हूँ। कानों पे वो आवाज़ नहीं आ रही। मेरा नाम कोई उस तरह से नहीं लेता जैसे यहाँ लिया जाता है। हम आदित्य नहीं बोलते, आदित्य बोलते हैं, या फिर आदि बोलते हैं, बोल ही नहीं पाते कई बार। तो फिल्में बनाते टाइम भी ये हुआ, क्योंकि यहाँ जो हम इंग्लिश सीखते हैं वो बड़ी रूल्स के साथ होती है। उसके सिंटैक्स बहुत प्रॉपर होता है, क्योंकि हम स्कूल में सिखाई जाती है हमें इंग्लिश की किताबों में। लेकिन जो हम यहाँ हिंदी बोलते हैं वो अपनी रोज़ की चलन की भाषा होती है। अब वहाँ फिल्मों में जो इंग्लिश चलती है वो भी चलन की भाषा है, वो किताबों की हो नहीं सकती। तो एक ट्रांजिशन पीरियड था जहाँ ये किताबी इंग्लिश को छोड़ के रोज़मर्रा वाली इंग्लिश तक पहुँचना पड़ा। एक 6-7 महीने लगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद और एक स्पेनिश और एक पोर्चुगीज़ फिल्म करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि अगर आपको मीनिंग अच्छे से पता हो, आप जो लाइन कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, वो लाइन वहाँ पे क्यों है, और उस लाइन को ऑडियंस कैसे इंटरप्रेट करेगी, तो आप भाषा के साथ आसानी से खेल सकते हैं। और भाषा मदर टंग ना होना और होना, इससे फ़र्क पड़ना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जो लोग बेसिकली बॉलीवुड में चकाचौंध को देख के जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं चकाचौंध को देख के फिल्म मेकिंग की, बट किसी तरह उनका करियर बन नहीं पाता है, उतने स्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे जिससे वो डीमोरलाइज ना हो? फिल्म मेकिंग में डीमोरलाइज ना हो पाना, ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जी। मेरे करियर की शुरुआत है और इसमें भी कभी कभी कुछ फिल्म होती है जो होने वाली है नहीं होती है, पोस्टपोन हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो बड़ा ऐसे लगता है कि गलत तो नहीं कर लिया है, गलत तो नहीं फंस गए, तरह तरह के ख्याल आते हैं। लेकिन अगर डीप डाउन विश्वास हो कि हमें जो टैलेंट आ रहा है, हमें जो आर्ट आ रहा है, हमारे पास जो कहानियाँ हैं वो सच में दुनिया तक पहुँचने लायक और हमें अंदर से मालूम होता है, अगर हमें ये मालूम है तो लगे रहना चाहिए, स्टिक करना चाहिए उस चीज़ के लिए, तो ज़रूर से वो क्लिक होता है और आपको मौका मिलता है आगे बढ़ने का। आदित्य, अब आपके सफ़र की तरफ ही आगे बढ़ना चाहूँगा। जून में आपने ईस्टर्न यूरोप में जाके एक फ़िल्म शूट की, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, जून 2015 के दौरान मैं ईस्टर्न यूरोप, तो बेसिकली ईस्टर्न यूरोप मतलब आपका हो गया रोमानिया और हंगरी और बाल्टिक देश लाटविया और लिथुआनिया, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था। डॉक्यूमेंट्री का विषय था इन तीनों चारों देशों में जो नई पेगन कम्युनिटीज़ हैं, पेगन मतलब मूर्ति पूजक सीधी भाषा में कहे जाए तो, उन नई उभरती हुई कम्युनिटीज़ को मैं शूट कर रहा था। उनके रिचुअल्स, उनके कार्यक्रम और उनके जो भी धार्मिक चीज़ें होती उनको शूट कर रहा था। उद्देश्य ये नहीं था कि उनको शूट करूं, लेकिन ये जो पेगन कम्युनिटीज़ हैं नई, कहीं 2000 साल पहले इनके जो रूट्स हैं, इनके संस्कृति के, इनके भाषा के, इनके कल्चर के, वो काफ़ी सारे सिमिलर हैं भारतीय सभ्यता के। काफ़ी सारे, मतलब मैं कहूँगा 70% 80% सिमिलर है जो आज हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता है। तो इस पूरे से कहीं दिखता है कि लिंग्विस्टिक्स या भाषा के तौर पर या जेनेटिकली या थ्रू ह्यूमन माइग्रेशन, यूरोप और भारत की सभ्यताएं जो थी उनके रूट्स एक हैं, कहीं सेंट्रल एशिया में या कहीं पर्शिया में। तो इस डॉक्यूमेंट्री से मेरा उद्देश्य ये था कि मैं इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करूँ, हिस्टोरियंस से, इतिहासकारों से बात करूँ, जेनेटिक साइंटिस्ट लोगों से बात करूँ, धर्मगुरुओं से बात करूँ, और इस सब को जोड़ते हुए सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक इन एंगल्स को साथ में लेके इस थ्योरी को लोगों के सामने ला सकूँ। डॉक्यूमेंट्री अभी एडिट हो रही है और जल्दी मैं इसे दिसंबर या जनवरी के महीने में आगे पेश करूँगा जी। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ टाइम पहले हम भी आप सभी के लिए एक प्रोग्राम लेकर आए थे, खोज भारत की, जिसमें कि इंडिया और लिथुआनिया की रूट्स किस प्रकार सेम है वो हमने आप सभी को बताया था। तो लिथुआनिया में जब आदित्य आपने शूट किया तो कितना सिमिलैरिटीज़ लगी आपको इंडिया और लिथुआनिया का जो कल्चर था उसमें? इंडिया और लिथुआनिया के कल्चर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। उनके धार्मिक रीति रिवाज या तौर तरीके या गानों का तरीका बिल्कुल ऐसे लगेगा आप डीप राजस्थान का भी गाना सुन रहे हैं, बस लैंग्वेज लिथुआनियन की जगह मारवाड़ी होगी या मारवाड़ी की जगह लिथुआनियन होगी। उनके राजाओं का इतिहास सुनते तो ऐसा लगता है कि जैसलमेर के या चित्तौड़गढ़ के किसी राजा के बारे में सुन रहे हैं। और लिथुआनियन भाषा की मज़ेदार बात भी यह है कि भारत की संस्कृत और वहाँ की लिथुआनियन, इन दोनों भाषाओं में आज भी 10,000 शब्दों की वोकैबुलरी एज इट इज़ सेम है। इनफैक्ट इसी से यूरोपियन स्कॉलर्स को मालूम चला था कि यूरोप की और भारत की भाषाओं का रूप सेम है। तो इसी को हाथ में लेते हुए मैंने डॉक्यूमेंट्री करी थी और ये मेरा लिथुआनिया का अनुभव था। जी, तो आपको कोई एक एक्सपीरियंस था जब आपको लगा हो लिथुआनिया में कि यार अब मुझे इंडिया की याद आ रही है काफ़ी?
जी, मैं एक लिथुआनियन उनके पुराने धार्मिक वेडिंग में गया था। तो वेडिंग में जो प्रीस्टेस थी वो शादी के जो रिवाज होते हैं वो कर रही थी, और जो कपल था वो अंदर आए, उन्होंने बीच में आग जलाई और आपस में कोई धागा बांधा और वो आग के चक्कर काटने लगे। वहाँ मेरे को बिल्कुल लग गया कि शायद भारत के किसी गांव में खड़ा हूँ। और ये भी लगा कि नहीं, लिथुआनिया के बाद ऐसा करता हूँ, प्लेन लेके दिल्ली आ जाता हूँ, फिर जयपुर चलेंगे। आदित्य, आपने कोलंबिया का जो भी कल्चरल फेस्टिवल था उसमें भी पार्ट लिया है जी, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है आपने, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं। जी। कोलंबिया के तुन्हा शहर में 43rd इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल था। ये फेस्टिवल गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया और वहाँ के कुछ एक लोकल NGOs के साथ मिलके होता है हर साल। 40 साल से हो रहा है। इस साल भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया था और भारतीय एम्बेसी भी इसमें शामिल थी। तो इस फेस्टिवल में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डेलीगेट्स थे कुछ 14-15 जने थे, उनमें से एक मेरा नाम था। मैं एक एज ए यंग युवा रिप्रेजेंटेटिव गया था एंड ऑल्सो एज ए फिल्म मेकर। तो ये करते हुए मैंने वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व किया, और वहाँ जब मैं था उस दौरान वहाँ पे कुछ एक स्पीचेस करी, और वहाँ के एक लोकल फिल्म फेस्टिवल में मैंने अपनी पिछली एक फ़िल्म एज अ ऑनररी गेस्ट स्क्रीन करी। और विषय मेरा हमेशा बात करने का वह यही था कि भारत और कोलंबिया के बीच में सेम क्या है, अलग क्या है, रिलेशंस आगे बढ़ कैसे सकते हैं। एक नया फॉरेन रिलेशन बना है दोनों देशों के बीच में, इसको आगे किस किस तरह से बढ़ा सकते हैं, बिजनेस में, फिल्म में, फाइनेंसिस में। एक्चुअली आदित्य, इंडिया को रिप्रेजेंट करना अपने आप में ही एक बहुत गौरवमयी बात है, बहुत शानदार सा एक्सपीरियंस होता है। तो कैसे पॉसिबल हो पाया? वो जो 15 लोगों का डेलीगेट था उसमें कैसे मतलब आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे तक हुए आप? अमेरिका से इस फेस्टिवल से जुड़े कुछ NGOs थे, जैसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़ हुआ, या एक दो और थे। तो ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे इस फेस्टिवल में जाने वाले लोगों के नाम या एफिलिएशन की, किसको भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। तो इस दौरान क्योंकि मैंने इस NGO के साथ पहले काम करा हुआ है, इन्होंने मेरा काम देखा था और थोड़ा सा भारतीयता वाली मानसिकता रखने वाला मेरा काम होता है, तो इनको शायद लगा होगा कि कोलंबिया में एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एज अ फिल्म मेकर मैं एक ठीक चॉइस रहूँगा, तो शायद इसलिए उन्हें मुझे वहाँ भेजा। और भारत को रिप्रेजेंट करना एक गौरव की बात तो थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई थी बहुत ज़्यादा। और एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था क्योंकि कोलंबिया में कोई भारत के खास फॉरेन रिलेशंस कभी रहे नहीं है, तो जो मैं वहाँ बोलूँगा तो भारत की इंप्रेशन तो उसी से बनेगी, क्योंकि उनके लिए तो वही 15 लोग इंडियंस हैं, उन्होंने तो कभी इंडिया देखा नहीं। तो बड़ा हेजिटेशन था शुरुआत में, ठीक रहे, अच्छा चले, लेकिन अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और वहाँ जाके देखा कि लोगों में भारत के लिए उत्सुकता बहुत ज़्यादा है। मुझे लोग आके पूछ रहे थे बॉलीवुड के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कोई आके बोल रहा है हमें वाराणसी ले चलो, हमें योगा करनी है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें, जो आपके साथ हुआ हो, आपको लगा हो यार बीइंग एन इंडियन मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ यहाँ पर आकर फिल्म मेकिंग करने में? जी, मैं एक फेस्टिवल के एक पार्ट को शूट कर रहा था। उस दिन मेरी कुछ स्पीच वगैरह नहीं थी, तो मेरे साथ एक लड़का था, स्पेनिश था, कोलंबिया में स्पेनिश बोली जाती है। तो वो मेरे पास आके कुछ भारत के यहाँ वहाँ के सवाल पूछे, फिर मुझे वो इंग्लिश में बोलता है कि मुझे भारत ले चलो जब भी जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे वाराणसी जाना है। मैंने कहा क्यों? तुम्हारी ज़मीन वो जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। मैंने कहा क्या सब कुछ? तो बोला नहीं, कल्चर और ह्यूमैनिटी वहाँ चालू हुई है। तो वो यहाँ कभी आया नहीं है, सुन के बड़ा अच्छा लगा। और उस वक्त एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ, यार चलो चलते हैं, यहाँ क्या कर रहा हूँ इतनी दूर रह के। तो बड़ा अच्छा अनुभव था जी। तो आदित्य, जितने भी लोग फिल्म मेकिंग में अपना करियर ढूंढते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? फिल्म मेकिंग के करियर के लिए इजी और हार्ड क्या? फिल्म मेकिंग के करियर के लिए कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि इजी है या हार्ड है, अभी तक मुझे ही नहीं मालूम। मालूम जल्दी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। अगर फिर भी पैशन परस्यू करना चाहते हैं तो किस तरह पैशन परस्यू करने के लिए किसी भी तरीके का आर्टिस्टिक, मैं कहूँगा उसी दिन से करने लगो। म्यूज़िक हो, आर्ट हो, कुछ भी और फील्ड में आप काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपको आर्टिस्टिक पैशन कोई है तो उसको उसी दिन से लग जाना चाहिए, परस्यू करना। ये नहीं सोचना चाहिए कल करूँगा, बाद में करूँगा, या अभी टाइम नहीं है, अगले साल करते हैं। मैंने जब फिल्म मेकिंग शुरू की तब मैं और कुछ करता था, और कुछ करते करते मैं सैटरडे संडे म्यूज़िक वीडियो बनाया करता था, टाइम निकाल के बनाता था। तो उसी से पता लगा यार ये तो आता है, ये तो करने में मज़ा आ रहा है। तो मुझे यही लगता है कि हमेशा पैशन है तो परस्यू करना चाहिए। आदित्य, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बॉलीवुड में या फिर मैं कहूँ इंडिया में आकर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पिक करना चाहेंगे या फिर जिस पर आप फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहेंगे? अगर मैं बॉलीवुड में आके फिल्म बनाता हूँ तो मुझे कोई भी विषय जो भारत के समाज से, भारत के इतिहास से, भारत के पिछले 2000 साल की जो भी जर्नी है उससे जुड़ा हो, तो उसी विषय पे मुझे बनाने में मज़ा आएगा। उसी विषय को मैं एक अच्छे स्टैंडर्ड से और एक अच्छे क्लास से लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इट कैन बी एनीथिंग, वो
भारत पाकिस्तान हो सकता है, जब पाकिस्तान एक था तो वो भारत अफगानिस्तान हो सकता है, वो भारत ईरान हो सकता है, वो साउथ इंडिया प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, यू नेम एंड इट कैन बी दैट, इट कैन बी ऑन वाराणसी, इट कैन बी ऑन हिमालयस, बट समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स इंडिया सोशली एंड कल्चरली। आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें फिल्म मेकिंग के बारे में शानदार से टिप्स देने के लिए। थैंक यू सो मच अर्पित, शो में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा गर्व का और सौभाग्य का विषय था यहाँ पे आना। थैंक यू। आज के हमारे शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।